सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो घटना चक्र के प्रश्न का सीरीज चल रहा था उसका हम लोग आज करने वाले हैं अध्याय संख्या 10 का। ठीक है, 10 का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्ट आहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 है। इसको हम लोग आज जो है बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं, बहुत ही समझ के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले प्रश्न पे आते हैं। बताइए, गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है। गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह क्या है? बताइए। गैडविक का चिन्ह है, गुडेल्स का चिन्ह है, हेगल्स का चिन्ह है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका चिन्ह बताइए। तो ये चिन्ह है ए का, यानी कि ए का चैडविक चिन्ह है। मतलब गर्भावस्था के दौरान जो है योनि श्लेषा के नीला या जामुन रंग का मलिनीकरण या डिस्कलर हो जाने का चैडविक चिन्ह यानी कि चैडविक साइन कहते हैं। अब देखिए, जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे जो भी कीवर्ड्स हैं वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा जो होता है, देखिए म्यूकोसा होता है किसी भी पार्ट का जो है क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन का एक लाइनिंग होता है। वो जो हल्का सा क्या होता है, भीगा होता है, बहुत ही चिकना होता है। जैसे नाक के अंदर का होता है, माउथ के अंदर का होता है, लंग के अंदर का होता है, स्टोमक के अंदर का होता है। उसी प्रकार से जो है योनि के अंदर भी ये म्यूकोसा होता है। एक तरह से लाइनिंग होती है, पतली सी लेयर होती है, ऊपर से जो है चिकनी होती है। ठीक है, जो सरकने में क्या करती है, सहायता करती है किसी भी चीज़ को। ठीक है, जैसे हमारे बता चुका हूँ, जैसे हमारे नाक में हो गया, मुंह में हो गया, फेफड़े में हो गया, पेट में हो गया, जो अंदरूनी भाग का होता है उसको म्यूकोसा कहते हैं। अब ये आती है बात कि ये चैडविक साइन किसको कहते हैं। ठीक है, चैडविक साइन किसको कहते हैं? तो ये जो अर्ली स्टेज होता है ना, जो शुरुआती होती है प्रेगनेंसी का, ठीक है, जब गर्भावस्था में आती है पहली बार प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसका जो योनि का जो कलर होता है वही म्यूकोसा वाला कलर जो होता है वो कैसा जाता है बताइए? वही जो कलर होता है वही ब्लूइश कलर का हो जाता है, यानी कि हल्का जामुन रंग का या नीला रंग का हो जाता है। इसी को कहते हैं चैडविक साइन। ये सिंबल है कि जो है लड़की क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। योनि का जो है जामुन रंग का होना या नीला रंग का होना सिंबल दिखाता है कि जो है लड़की क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। इसी को कहते हैं चैडविक साइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया पे। किस पे? प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो पहले तो जान लीजिए कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। अब देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है ना, अब चलिए जब तक चित्र नहीं दिखाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया का रंग कैसा, प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का रंग कैसा होता है, इसको बताइए, उत्तर बताइए। तो चमकीला लाल होता है। ठीक है, कि ईंट के रंग के जैसा होता है, कि लाल भूरा लाल होता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। अब देखिए, इतना लाल ही लाल सब है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का रंग कैसा होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा यानी कि चमकीला लाल होता है। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है ये होता है नॉर्मल प्लेसेंटा। क्या है ये? नॉर्मल प्लेसेंटा है। इसमें क्या है, जो भी प्लेसेंटा है वो यूटेरस के यानी कि गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ है। ठीक है, और जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो यहाँ पे लगता है कर्विक्स में लग जाता है। ये प्लेसेंटा प्रीविया है। तो बच्चे के सिर के दबाव की वजह से या लोड की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो दबाव पड़ता है इस पर, तो इसके फटने के चांसेस हो जाते हैं, या जो इसमें संकुचन होता है उसके वजह से भी फटने के चांसेस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से होने लगती है ब्लीडिंग। तो उसी की बात कर रहा है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त जो निकलता है, ये प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति है, ये वाली है। ठीक है, दूसरी वाली, ये दूसरी वाली है, ये पहली वाली है। तो ये तो नॉर्मल स्थिति है। तो जो दूसरी वाली में प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति बन रही है, उसका जो रक्त निकल रहा है वो कैसा, किस रंग का निकल रहा है? तो वो निकलता है चमकीला लाल रंग का। ठीक है, चमकीले लाल रंग का ये निकलता है। प्लेसेंटा क्या होता है आप लोग बता दें, ये प्लेसेंटा क्या होता है, जिसको गर्भनाल कहते हैं हिंदी में, ये है प्लेसेंटा। इसके थ्रू जो है माँ के जो है ये नाभि से जुड़ा होता है, बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है। माँ से ब्लड के सहारे बच्चे को ऑक्सीजन जाता है, खाना पानी जाता है, मतलब कि ग्लूकोज जो भी जाता है, और
बच्चा जो है इसी के थ्रू जो है ग्रो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो अब देखिए, जो ये प्लेसेंटा प्रीविया जो है में योनि द्वारा स्रावित रक्त का रंग जो है चमकीला लाल होता है, ध्यान रखिएगा, चमकीला लाल होता है, तथा इसके दौरान जो है प्रायः पेट में मरोड़ या दर्द नहीं होता। इसमें पेट में मरोड़न और दर्द नहीं होता है। यह मुख्यतः गर्भावस्था के तीसरे माह यानी कि तीसरे तिमाही में, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तीसरे तिमाही में ये होता है, जब बच्चे का वजन बढ़ जाता है, लोड पड़ता है। ठीक है, तीसरा तिमाही मतलब क्या, 9, 8, 7, 7वें 8वें और 9वें महीने में, ये तीसरा ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए हमारा, HCG का स्रोत है, HCG का स्रोत है। तो पहले HCG का फुल फॉर्म जानिए, ह्यूमन कोरियोनिक गाइनोड्रोट्रापिन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गाइनोड्रोट्रापिन। तो ये जो है, ये जी है, ये जो है फुल फॉर्म है। तो कहा था कि HCG का स्रोत क्या है बताइए, तो उस ऑप्शन दिया हुआ है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एमनियोन और कोरियोन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। तो देखिए समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, ये जो है इसी समझ में आ जाएगा। तो HCG का जो फुल फॉर्म है, और आपको सामने लिखा हुआ कि ह्यूमन कोरियोनिक गाइनोड्रोट्रापिन का है। HCG एक प्लेसेंटल हार्मोन है। क्या है, प्लेसेंटल हार्मोन है, प्लेसेंटा का हार्मोन है, जो प्रारंभिक रूप से सिंसिटियोब्लास्ट की कोशिका से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, बड़ा नाम होता है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। ठीक है, आसानी से पढ़ लेंगे, एक बार हम पढ़ने को सोचेंगे तो जो है आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे, खासतौर से बायोलॉजी के नाम लंबे लंबे होते हैं, तो तोड़ तोड़ के पढ़ा करिए। ठीक है, कोशिका से स्रावित होता है। गर्भ निरीक्षण के दौरान जो है इस हार्मोन का परीक्षण किया कि माता के रुधिर में व मूत्र में किया जाता है। इस हार्मोन की उपस्थिति महिला के में गर्भवती होने का सूचक है। ठीक है, देखिए जो भी ब्लड, देखिए जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो क्या करता है, वो आपका 2 टेस्ट करता है। ठीक है, यूरिन टेस्ट करेगा, मतलब कि मूत्र का टेस्ट करेगा, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, 2 चीज़ टेस्ट करेगा। ठीक है, तो जो ये हार्मोन होती है, ठीक है, प्लेसेंटल हार्मोन, जो प्रारंभिक रूप से क्या होती है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से कोशिका स्रावित होती है। तो कहने का मतलब ये है, जो है किसमें होता है, ये ब्लड में होता है ये हार्मोन, और यूरिन में ये हार्मोन होता है। ठीक है, कौन सा, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हार्मोन है HCG, ये ब्लड में होता है, यूरिन में होता है, इसी का टेस्टिंग वो लोग करते हैं। और जब इसमें जो ये प्रेजेंट हो जाता है ब्लड में या मतलब पेशाब में, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भैया आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, गुड न्यूज है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ये याद रखिएगा कि HCG का स्रोत क्या है। ठीक है, तो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, HCG का ही टेस्ट किया जाता है ब्लड में और किसमें, पेशाब में, जिससे क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि जो है मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। चलिए चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा हमको, तो इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, 5वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या है कि इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में सभी शामिल हैं सिवाय। ठीक है, अब देखिए इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी क्या होता है, पहले ये समझिए। इसको कहते हैं इंट्रापार्टम फेटल मॉनिटरिंग। क्या कहते हैं, इंट्रापार्टम फेटल मॉनिटरिंग कहते हैं। ये इसमें क्या क्या निरीक्षण होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। इसका प्रयोग करके जो है बच्चे की अंदर की जो भी चीज़ें हैं, उसको क्या क्या चीज़ों को हम लोग निगरानी करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये चीज़, इस चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं आज इस प्रश्न से। तो इसको कहते हैं इंट्रापार्टम फेटल मॉनिटरिंग, यानी कि इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी
हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे इंट्रापार्टम फेटल मॉनिटरिंग। तो देखिए इस प्रश्न में जो है भ्रूण की खोपड़ी की उत्तेजना का परीक्षण कर सकते हैं हम लोग। जो भी भ्रूण की खोपड़ी है उसकी उत्तेजना का हम लोग क्या कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, भ्रूण में पल्स जो है तो पल्स की ऑक्सीमेट्री कर सकते हैं। ऑक्सीमेट्री मतलब ऑक्सीजन का फ्लो, जो भ्रूण में पल्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन का फ्लो कैसा जा रहा है। ठीक है, और भ्रूण के रक्त का नमूना का हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन को नहीं कर सकते हैं। यही पूछ रहा है कि किसका नहीं कर सकते हैं सिवाय, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन होता है, ये कंट्रैक्शन जो है गर्भाशय का है। किसका है, यूटेरस का कंट्रैक्शन है। ठीक है, और ये महसूस किया जाता है दूसरे और तीसरे तिमाही में। कब, किसमें, दूसरे और तीसरे तिमाही में जो है इस कंट्रैक्शन को, दबाव को महसूस किया जाता है। जब हमारा बच्चा निकलने के लिए धीरे धीरे तैयार होता है तो संकुचन धीरे धीरे आने लगता है। तो उस चीज़ को जो है इंट्रापार्टम फेटल मॉनिटरिंग कहिए या इंट्रापार्टम भ्रूण निगरानी कहिए, उस चीज़ को ये नहीं देख पाता है, लेकिन भ्रूण की खोपड़ी की उत्तेजना को, भ्रूण के पल्स की ऑक्सीमेट्री को और भ्रूण के रक्त के नमूना को ये देख लेता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। ये पूछ रहा है किसको नहीं देख पाता है, तो डी हो जाएगा, ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन, यानी कि यूटेरस के कंट्रैक्शन को नहीं देख पाता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। भ्रूण किसको कहते हैं, प्राणी के विकास की प्राथमिक अवस्था होती है। मानव के 3 मास के अवस्था के पश्चात भ्रूण को गर्भ की संज्ञा दी जाती है। और मानव की जो मतलब गर्भावस्था के बाद 3 महीने बीतने के बाद जो उसको क्या कहेंगे, भ्रूण को गर्भ की संज्ञा दी गई है। इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में भ्रूण के खोपड़ी की उत्तेजना, भ्रूण में जो खोपड़ी का हलचल कैसी हो रही है वो देखना, भ्रूण में पल्स की ऑक्सीमेट्री को देखना, भ्रूण में रक्त के नमूना आदि को देखना शामिल है। लेकिन ये ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन को देखना इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, यूटेरस का कंट्रैक्शन है। खासतौर से कब महसूस किया जाता है, दूसरे और तीसरे जो है ट्राइमेस्टर में ये महसूस किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। ठीक है, माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल को निम्न कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो क्या करता है, लात मारता है, हाथ मारता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। 5वें महीने से जो है ये स्टार्ट हो जाता है। 5 मंथ से जो है ये फीलिंग होने लगती है, 5 मंथ से। तो उसको क्या कहते हैं, माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल को निम्न से क्या कहते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं, गुडेल संकेत कहते हैं, हेगल संकेत कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 6 का आपका बी, यानी कि क्विकनिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या था, ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन क्या था, ये गर्भाशय का दबाव बनाना था। लेकिन क्विकनिंग क्या है, ये बच्चा हिलडुल करता है, बच्चा जो है उसमें हाथ पाँव मारता है, तो उसको क्विकनिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए इसको जो है हम लोग इसके मतलब समझ लेते हैं। माता द्वारा जो है महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल को क्विकनिंग कहते हैं। माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं। गर्भ में बच्चे का हिलना शिशु के बढ़ने के साथ साथ जो है उसकी गतिविधियाँ का संकेत है। गर्भ में जो बच्चा हिलता डुलता है, अपने करवट बदलता है, हाथ पाँव मारता है, उसका किसका संकेत है, शिशु का बढ़ने का संकेत है। बहुत अच्छा संकेत है कि बच्चा जो है उसमें बढ़ता है। क्वेश्चन संख्या आपके 7 पे आते हैं, 7 पे। ठीक है, प्रसव और पीड़ा से पहले के चरण को नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है सिवाय, कौन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, प्रसव और पीड़ा के पहले चरण में नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है सिवाय, तो देखिए गर्भाशय ग्रीवा का कटना। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा जो है कट सकता है निकलने के दौरान। ठीक है, प्रसव पीड़ा, जब प्रसव पीड़ा होता है या बच्चा जब निकलना चाहता है तो हर 3 से 5 मिनट में संकुचन होता है। क्या करता है, जो गर्भाशय होता है वो संकुचन करता है। क्या करता है, संकुचन, दबाव बनाता है कि बाहर की तरफ निकालने के लिए। उपस्थित भागों का न्यूनतम अवरोहण, जो उपस्थित भाग होता है वो हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे आता रहता है, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन जो योनि रक्तस्राव बहुत तेज हो जाना जो है, ये क्या है, इसको जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये सभी विशेष सिंपल चीज़ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये मतलब कि क्या करता है, हानिकारक हो सकता है। तो योनि से रक्तस्राव जो है का तेज बहाव होना, ये जो है नैदानिक विशेषता में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि
योनि रक्तस्राव का तेज बहाव, ये जो है प्रसव पीड़ा के चरण में नैदानिक विशेषता में से नहीं शामिल है। तो देखिए, जो प्रसव पीड़ा के पहले चरण के नैदानिक विशेषताओं में गर्भाशय ग्रीवा का कटना, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण का शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग जो भी माँ बनी होंगी बहनें, वो जानती होंगी, या आज थोड़ा सा पढ़ी लिखी होंगी तो जानती होंगी बायोलॉजी के बारे में, जो भी पढ़ी हैं बहनें। तो इसमें जो है दबाव बनता है, हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे दबाव बनता है। पहले तो शुरू में आधे घंटे बनता है, फिर 10 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे समय घटता रहता है। ठीक है, तो उसी संकुचन की बात हो रही है यहाँ पे। अब क्रॉनिंग निम्न में से होता है। क्रॉनिंग क्या होता है? ठीक है, प्रसव पीड़ा का पहला चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण, या प्रसव पीड़ा का चौथा चरण। तो देखिए, 8वां का जो उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, यानी कि प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण। जो भी ये चैप्टर है 10वां चैप्टर, ठीक है, इसको हम इतने बेहतरीन ढंग से समझाए हैं, कृपया करके जाके लिस्ट में जाके देख लीजिएगा प्रसव वाला चैप्टर। ठीक है, और जो भी सारे चैप्टर हैं, अगर बहनें नई हैं जुड़ी हैं, वो जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, जो क्रॉनिंग होता है ना, अभी बता रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उसको बता रहा हूँ। जब बच्चे का सिर जो है योनि द्वारा योनि में दिखाई देने लगता है, तब जो है उसे क्रॉनिंग कहते हैं। यह प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण है। ठीक है, क्या है? प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण है। देखिए, जो ये माँ है, ये जब यहाँ पे बच्चे का सिर दिखाई देने लगता है योनि के थ्रू, जब बच्चा बाहर निकलता है प्रसव के दौरान, तो जब बच्चा का सिर बाहर दिखाई देने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? क्रॉनिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रॉनिंग कहते हैं। मतलब कि जब बच्चे का सिर यौन द्वार में दिखाई देने लगता है, तो उसे क्रॉनिंग कहते हैं। बहुत स्पेशल टर्म है। क्रॉनिंग क्या होता है प्रसव के दौरान, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, दूसरे चरण में आता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं हैं। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, गर्भाशय को संकुचन को बढ़ाना है। देखिए, माँ जो है दबाव नहीं बना पा रही है कि बच्चा बाहर निकले, तो उसके संकुचन को बढ़ाना है, मतलब कि उसके दबाव को बढ़ाना है। तो मतलब कि कौन सा दवा दी जाती है? तो ऑक्सीटोसिन, एग्रोमेट्रिन, मिसोप्रोस्ट्रल या ड्यूडोलॉन। ठीक है, तो 9वें का उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑक्सीटोसिन। ये इसका नाम सुने होंगे बहुत बार, ये एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेशल टर्म है, याद रखिएगा। लव हार्मोन क्या होता है? लव हार्मोन क्या होता है? तो भैया याद कर लीजिएगा, ये ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। यह हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से उत्पन्न होता है। यौन प्रजनन में, सामाजिक संबंध में, शिशु के जन्म में, ठीक है, और उसके बाद महिलाओं के होने वाले मासिक धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीटोसिन। किसके लिए? महिलाओं के लिए। याद रखिएगा, यौन प्रजनन में, सामाजिक संबंध में, शिशु के जन्म में, महिलाओं से होने वाले मासिक धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? ये है ऑक्सीटोसिन। और इसी को जो है संकुचन करने के लिए इसी हार्मोन्स को जो है दिया जाता है। ठीक है, महिला में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। एक प्रकार की प्रसूति जिसमें भ्रूण के नितंत श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक के त्रिकास्थी होता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, एक प्रकार की प्रसूति है जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होता है और भाजक त्रिकोणस्थी होती है, उसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, अब घबराने की बात नहीं है। देखिए, कहने का मतलब ये है, अभी जब चित्र दिखाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं, नी प्रेजेंटेशन कहते हैं, फुट प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका 10वें का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जो ब्रिज प्रेजेंटेशन जो है एक प्रकार की प्रस्तुति है जिसमें भ्रूण का नितंब जो है या नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होता है। ठीक है, इस तरह समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बच्चे का नितंब जो है, माने कि देखिए, नॉर्मल में तो क्या होता है कि पहले सिर आता है नॉर्मल में, लेकिन जो ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है उसमें बच्चे का पहले पैर आता है या इसका ये नितंब आता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। ये कंप्लीट है, ये फ्रैंक है, ये फुटलिंग है, सब कुछ जो है आपको बताया जा चुका है, उसमें चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा।
तो इसी को कहने हैं कि ब्रिज प्रेजेंटेशन में कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नितंब श्रोणी इनलेट में उपस्थित होता है। इनलेट में नहीं, ये बात योनि में पहले नितंब आता है, मतलब पहले जो है बच्चे का नितंब आता है, बट आता है, बाद में ऊपर का पार्ट आता है। तो ये जो है किस में आएगा, तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन में आता है, ध्यान रखिएगा, चित्र के माध्यम से समझ में आएगा। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी में पहले क्राउनिंग बनता है, पहले सिर नीचे होता है, ठीक है, सिर नीचे, ये सिर जो है, सिर बाल जो है, सिर पार्ट नीचे होता है नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है, और सिर के बल जो है बच्चा आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रसव पीड़ा में पीड़ा के कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं सिवाय की। प्रसव पीड़ा में पीड़ा के कारण सभी पीड़ा जो होता है प्रसव पीड़ा में, उसमें सभी कारण हैं, लेकिन कौन सा कारण नहीं है, तो बताइए कौन सा कारण नहीं है। तो संकुचन के दौरान मायोमेट्रियल इंस्कीमिया, अप्रभावी सीडेशन, फैलाव के द्वारा सर्वाइकल का स्ट्रेचिंग, फैलाव होता है तो सर्वाइकल स्ट्रेच होती है, मतलब फैलती है। फंडस के ऊपर जो है पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग, फंडस के ऊपर जो पेरिटोनियल होता है वो भी फैलता है। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा नहीं है, तो जो दर्द होता है उसमें दर्द का कारण कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है, सिवाय पूछ रहा है। तो 11 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अप्रभावी सीडेशन ये नहीं है। देख लीजिए, प्रश्नगत विकल्पों में जो है अप्रभावी सीडेशन नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। 20 प्रश्नों को रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, प्रसव पीड़ा की प्रगति के आलेखी प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा, फैलाव और भ्रूण के सिर का अवरोहण को समय के साथ सामने आलेखित किया जाता है, उसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए, एक तरह की ग्राफ है, ये कहने का मतलब ग्राफ है जिसमें ग्रीवा के फैलाव को, योनि के फैलाव को, और भ्रूण के सिर के किस तरह से आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और को समय के सामने आलेखित, समय के साथ जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उस ग्राफ को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, ये तो भैया हार्ट वाला है, ठीक है। पार्टोग्राफ, वाइटल ग्राफ, या प्रसव पीड़ा ग्राफ। तो 12 का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि पार्टोग्राफ। अभी उस ग्राफ को दिखाएंगे, ठीक है, घबराइए मत। प्रसव पीड़ा के प्रगति के आलेखी प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा, फैलाव और भ्रूण के अवरोहण के समय के सामने आलेखित किया जाता है, कहा जाता है पार्टोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं जल्दीबाजी में कभी कभी पढ़ देता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा उसको पॉज करके पढ़ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं समझाने की पूर्ण कोशिश करता हूँ कि पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए। देख लेते हैं उसको। देखिए, ये क्या है, आपका पार्टोग्राफ है, ठीक है। पार्टोग्राफ में क्या करता है बताइए, कि इसमें जो है ग्रीवा के फैलाव का और भ्रूण के सिर का अवरोहण का, जो भ्रूण का सिर आ रहा है उसको समय के साथ जो है क्या कर दिया गया है, इसको पार्टोग्राफ में इसको जो है आरेखित कर दिया गया है। नॉर्मल, इसमें बिंदी से नॉर्मल लेवल को दिखाया गया है, नीले से जो है प्रोलॉन्ग लेटेड फेज को दिखाया गया है, प्राइमरी डिस्टिफंक्शन लेवल को दिखाया गया है, इससे पीला से हल्का, और सेकेंडरी अरेस्ट को इसको दिखाया गया है। कहने का मतलब ये समझिए, आपको इससे मतलब नहीं ग्राफ में क्या हो रहा है, मैं ग्राफ बस दिखा दिया कि ये ग्राफ पे दिखाया जाता है, पार्टोग्राफ एक ग्राफ है, ठीक है। बस आपको ये याद कर लेना है कि पार्टोग्राफ होता क्या है, ठीक है। तो ग्रीवा, फैलाव और भ्रूण के सिर का अवरोहण के साथ समय के साथ क्या किया जाता है, इसको पार्टोग्राफ में आलेखित कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जो है 13वां प्रश्न पे आते हैं कि प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रसव पीड़ा में जो सक्रिय चरण होता है उसमें सिर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सिर किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो फेलिक्सोन द्वारा, एक्सटेंशन द्वारा, या ऑब्जेक्शन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 12वां का हो जाएगा, 13वां का उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब होता है फैलाव, और जब योनि मार्ग फैलेगा तभी तो सिर बाहर आएगा। ये सिंपल सा प्रश्न था, वही बता रहा था, बस आपको एक्सटेंशन का मीनिंग आना चाहिए था, ठीक है। तो प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान एक्सटेंशन का मतलब द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, एक्सटेंशन मतलब होता है फैलाव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग से किया जाता है, ठीक है। प्रसव की अनुमानित तिथि का गणना जो है निम्न का उपयोग करके किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप जब जाएंगे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने तो बता देगा कि हाँ लगभग ये डेट आपका ये है, इस दिन जो बाद आपका बच्चा डिलीवर होगा। तो ये जो है किस विधि द्वारा ये किया जाता है, तो मैकडोनाल्ड का नियम, नेलेज का नियम, 9 का नियम, ठीक है, 9 का नियम, ये डान का सूत्र। तो उत्तर हो जाएगा 14 का आपका बी, यानी कि नेजल का नियम। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, ये सब ऐसे प्रश्न ही आएंगे। तो प्रसव की अनुमानित तिथि जो है की गणना नेजल नियम के उपयोग द्वारा किया जाता है। बच्चे को जो है वो देख के बताया जाता है
कि बच्चा जो है कब तक डिलीवर हो जाता है, ये नजल नियम के अनुसार जो है पता चलता है कि बच्चा आपके डिलीवरी कब तक हो जाएगी। क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। मिचली आना या उल्टी आना जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 और 6 सप्ताह के आसपास शुरू हो जाता है। 4 से 6 सप्ताह मतलब कि लगभग 28 एक महीने बाद और 42 दिन के बीच, 42 दिन तक मतलब कि 1 महीने से 42 दिन के तक शुरू हो जाता है। ये क्या कहलाता है? एमेरेनिया कहलाता है, मॉर्निंग सिकनेस कहलाता है, गैलेक्टोपाइजिस कहलाता है या प्रारंभिक लक्षण कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा बी यानी कि मॉर्निंग सिकनेस कहलाता है। जो भी उल्टी उल्टी वगैरह आता है, ठीक है, उसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। मिचली आना, उल्टी आना प्रायः जो गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होता है, उसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न एकदम बिल्कुल रटे होने चाहिए, आप एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। गर्भाशय के भ्रूण की हृदय की गति का सामान्य औसत सीमा है। ठीक है, जो गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा क्या है, इसको हम रट जाइएगा। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा क्या है? 80 से 120 बीट मिनट, 100 से 220 मिनट, या 110 से 160 बीट्स मिनट, या 180 से 220 बीट्स मिनट। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इसका उत्तर सी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बस इसे लगा दिए। ठीक है, 110 से 160 बीट्स मिनट होता है, याद रट लीजिएगा एकदम बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गर्भाशय में भ्रूण के हृदय की गति जो है सामान्य औसत सीमा से 110 से 160 बीट्स मिनट पर मिनट होता है। एक मिनट में 110 से 160 बीट्स होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण का जन्म दे दिया है, ये जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है, उसे कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, समझिए, एक महिला ऐसी है जिसको जो पहली बार गर्भवती हुई है या पहला बच्चा का जन्म दे दी है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ग्रेविडा कहते हैं, पैरिटी कहते हैं, नल्लीपारा कहते हैं, या प्रीमीमारा कहते हैं। तो 17 का जो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि प्रीमीमारा कहते हैं। ठीक है, देखिए, एक महिला जिसने एक बार ऐसे भ्रूण को जन्म दे दिया है जो जीवन क्षमता वायबिलिटी के चरण तक पहुंच गया है, उसे प्रीमीमारा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक बार जो महिला बच्चे को जन्म दे दी है, उसको प्रीमीमारा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित पोषण सप्लीमेंट है। जो प्रारंभिक गर्भावस्था में है, निर्देशित कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है? शुरुआती दौरान की बात हो रही है, शुरुआती की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक गर्भावस्था में विटामिन ए, कैल्शियम, प्रोटीन या फोलिक एसिड। तो 18 का जो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि फोलिक एसिड। ठीक है, देखिए, प्रश्नागत विकल्पों में जो दिया गया है उसमें क्या है? फोलिक एसिड है। लेकिन फोलिक एसिड का काम क्या, पहले समझिए। देखिए, जो फोलिक एसिड होता है ना, वो क्या करता है? नए सेल को निर्माण में, न्यू सेल्स के निर्माण में बड़ा रोल अदा करता है। नई नई कोशिकाओं को बनाने में काम करता है। ठीक है, और बच्चे को जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, बड़ी बड़ी डिफेक्ट होने के चांस होते हैं, उससे बचाता है। खासतौर से दिमाग से संबंधित डिफेक्ट, ठीक है, और स्पाइनल कार्ड से संबंधित डिफेक्ट। ठीक है, स्पाइनल कार्ड से संबंधित डिफेक्ट से ये बचाने में हेल्प करती है। कौन? वो होती है फोलिक एसिड। ठीक है, तो फोलिक एसिड की गोली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये नर्व्स के कटने फटने में भी हेल्प करती है, ध्यान रखिएगा। नए सेल्स के निर्माण में हेल्प करती है। बहुत सारे काम है इसके। दिमाग में और स्पाइनल कार्ड में जो मेजर डिफेक्ट आने वाले होते हैं, उससे भी ये बचाव करता है बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। लोकिया रूबा का रंग होता है। ठीक है, अब लोकिया रूबा क्या होता है पहले तो जानिए। ठीक है, लोकिया रूबा होता क्या है ये जानिए पहले। देखिए, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है ना, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, प्रसव हो जाता है, तो 3 से 4 दिन तक जो है रक्त का स्राव होता है माँ के, जो कि बिल्कुल क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, रक्त स्राव होता ही होता है। जो भी लोकिया रूबा होता है प्रसव के बाद, यानी कि डिलीवरी के बाद 3 से 4 दिन तक क्या होता है? रक्त का स्राव होता है। ठीक है, तो उस रक्त का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, पीला होता है या सफ़ेद होता है? तो जो 19 होगा उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि लाल होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकिया रूबा का रक्त जो है लाल रंग का होता है। लोकिया रूबा क्या होता है ये आप लोग जान चुके हैं। आज के अंतिम प्रश्न में आते हैं बहनों। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? मतलब प्रसव के बाद का काल कहा जाता है। ठीक है, तो 4 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक या 10 सप्ताह तक?
मतलब प्रसव होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद कितने सप्ताह तक जो है उसको क्या कहा जाएगा, प्रसूतर काल कहा जाएगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा 20वें का बी, यानी कि 6 सप्ताह तक। ठीक है, तो प्रसूतर के जो 6 सप्ताह तक जो है प्रसूतर काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी बीच जो है इसी 6 सप्ताह के अंदर अगर माँ की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, तो वह जो है मातृ मृत्यु दर में आ जाती है, मातृ मृत्यु दर में आ जाती है। इस चीज़ को आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ।